गाइस, चाइनाज डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान को 700 मिलियन यूएस डॉलर का एक लोन पास हुआ है, जो कि पाकिस्तान को अनकरीब मिल जाएगा 2 से 3 दिनों के अंदर। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स हमें काफी ज्यादा बूस्ट होते नजर आएंगे और वो बूस्ट इस चाइनीज डेवलपमेंट बैंक के लोन से होगा। एक्चुअल में हमने ये देखना है कि क्या ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है। हम चाइनीज डेवलपमेंट बैंक से जो हमने ये 700 मिलियन डॉलर का लोन लिया है और साथ ही साथ जो IMF का बेल आउट प्लान हमें मिलेगा 1.3 बिलियन का, इसको मिलाकर तकरीबन हमें 2 बिलियन डॉलर का एक बूस्ट मिलेगा हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर। इसके बाद ये सब कुछ मिल जाने के बाद तकरीबन हमारे 3.2 बिलियन डॉलर राइट नाउ रिजर्व्स हैं, ये बढ़कर तकरीबन हमारे हो जाएंगे 5.2 बिलियन यूएस डॉलर। इस सब के मिलने के बाद क्या हमारे फॉरेक्स रिजर्व इन फ्यूचर बढ़ेंगे या कम होंगे, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और एनालाइज करेंगे कि आगे आने वाले वक्तों में हमें कैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी। अब बार्कलेज बैंक ने बड़ी ही जबरदस्त किस्म की बात की है। उन्होंने हमारी जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर कमेंट करते हुए कहा है कि इवन कि अगर पाकिस्तान को IMF का बेल आउट प्लान मिल जाता है तब भी पाकिस्तान को अपने डेट की रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। दोबारा से उनको अपने मामलात को देखना पड़ेगा, जितनी भी उन्होंने कर्जों की अदायगी करनी है वापस जिन जिन से लिए हुए हैं उन सब से रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। मतलब कि उनको बताना पड़ेगा कि अगर हमने आपसे इतने बिलियन डॉलर को लोन लिया है तो हमने जो टाइम स्पेन आपसे एक तय किया था, हमें उससे 2 साल या 3 साल ज्यादा टाइम स्पेन दिए जाए, क्योंकि हमारे पास राइट नाउ आपकी जो डेब्ट्स की रीपेमेंट है वो करने के लिए रिजर्व नहीं है। इस वजह से बार्कलेज बैंक ने ये एक स्टेटमेंट दी है। अब ये स्टेटमेंट के अंदर क्या सिचुएशन है, आखिर उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दी है, इस स्टेटमेंट के अंदर ही उन्होंने इसकी रीजन भी हमें बताई है कि किस वजह से ये हम बता रहे हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान को IMF के बेल आउट प्लान मिलने के बावजूद भी डेट की रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को IMF का बेल आउट प्लान मिल भी जाए तब भी जितना पैसा उसको मिलेगा वो पैसा ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं पर यूटिलाइज हो सकता है तो वो जगह है हमारे डेट्स की रीपेमेंट के लिए। जो हमने पहले कर्जे लिए हुए हैं वही वापस उन्हीं की अदायगी के लिए वो कर्जा यूटिलाइज हो जाएगा। और उसके अलावा अगर कहीं पर यूटिलाइज होगा तो जो हमारी LCs रुकी हुई हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, उनको जो है सेटल डाउन करने के लिए सारे का सारा हमारा कर्जा जितना भी हम राइट नाउ ले रहे हैं ये सारे का सारा यूटिलाइज हो जाएगा और दोबारा से हमारे फॉरेक्स रिजर्व वापस से नीचे आ जाएंगे और हम फिर उसी सिचुएशन के ऊपर खड़े होंगे जहां पर हमें कभी पता लग रहा होगा कि आज डिफॉल्ट हो जाएगा, कल डिफॉल्ट हो जाएगा, और कभी सिचुएशन लग रही होगी कि भाई अब हमें ये लोन प्रोवाइड कर रहा है, अब हमें ये लोन प्रोवाइड कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमने आगे काफी ज्यादा डेट्स की रीपेमेंट करनी है। जो हमने कर्जे पहले लिए हुए थे उनमें से बहुत ज्यादा कर्जों की हमने ऑलरेडी रीपेमेंट्स करनी है और उसके लिए किसी भी किस्म की हमने मैनेजमेंट नहीं की। ये जो हमारे यहाँ टाइम स्पेन शुरू हुआ है जुलाई 2022 से, वैसे अप्रैल से ही हमें देखने को मिल रहा था कि काफी ज्यादा मामलात खराब हो रहे हैं, बट जुलाई 2022 से हमें काफी ज्यादा अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर तेजी देखने को मिली है। इवन के हर मामले के अंदर हमें तेजी देखने को मिली है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से जाहिर बात है कि एक इन्वेस्टर है तो उसने अपना पैसा उठा लिया और काफी ज्यादा तेजी से जब लोगों ने अपना पैसा उठाया इकोनॉमी के अंदर, जो लोग पाकिस्तानी थे जिन्होंने पैसा अपना यूटिलाइज कर रहे थे, इकोनॉमी का पहिया चल रहा था, उन्होंने भी अपना पैसा सारे का सारा रोक लिया। काफी ज्यादा लोगों ने डॉलर्स लेके अपने पास स्टैक कर लिए, जिसकी वजह से इकोनॉमी और ज्यादा स्लो होगी। अब इतनी ज्यादा स्लो इकोनॉमी के अंदर एक तो हम ग्रोथ नहीं निकाल सकते, दूसरे नंबर के ऊपर हम इन्वेस्टर नहीं ला सकते, तीसरे नंबर के ऊपर हम यहाँ पर जितनी भी हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको हम बढ़ते हुए नहीं देख सकते कि भी वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बढ़ रही हो। ये हमें सिचुएशन देखने को नजर नहीं आ रही। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां पर LCs रुकी हैं वहां पर LCs सिर्फ और सिर्फ कोई फर्निश्ड गुड्स की नहीं रुकी कि जो मतलब कि तैयार सामान हो, चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हो तो उसकी सिर्फ और सिर्फ LCs रुकी हैं, बल्कि रॉ मटेरियल की भी LCs रुकी हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि जो एक्सपोर्ट के थ्रू डॉलर पाकिस्तान में कुछ थोड़ा बहुत आना था वो भी आना बंद हो जाएगा। IT की एक्सपोर्ट भी हमारी उस हिसाब से नहीं जाएगी बिकॉज ऑफ वन रीजन कि पाकिस्तान के अंदर जब IT सेक्टर को ट्रस्ट नहीं होगा तो उनके पास एक बड़ा ही आसान हल होता है कि वो पाकिस्तान के अंदर डॉलर मंगवाने की जगह के ऊपर UAE दुबई के अंदर अपना डॉलर पार्क कर दें। जितना भी उनका पैसा होगा वो सारे का सारा अपना पैसा दुबई पार्क करेंगे और दुबई पार्क करके जो उनका ज़रूरत का पैसा होगा वो पाकिस्तान में मंगवा कर यूटिलाइज करते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस सिचुएशन को सुधारने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग एक अलग चीज़ है, वो पॉलिसी मेकर्स का काम होता है। उन्होंने देखना होता है कि किस तरीके से हमने आगे जाके अपने डेट्स की रीपेमेंट करनी है। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम यह है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स इस टाइम पर ये नहीं देख रहे कि हमने डेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी है नहीं करनी है, वो इस तरफ नहीं आ रहे। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम पर लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हमें हर जगह से लोन मिल जाए, जहां से हो सकता है
हमें वहां से लोन मिल जाए, हम इकट्ठा पैसा जो है वो पाकिस्तान के अंदर ले आए और पाकिस्तान की इकोनॉमी को कुछ सुधरता हुआ आर्टिफिशियल तौर के ऊपर दिखा दें। आपने देखा होगा कि ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफा नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर बहुत दफा इकोनॉमिक ग्रोथ को आर्टिफिशियल तौर के ऊपर क्रिएट किया गया है, जिसकी वजह से वक्ती तौर के ऊपर तो हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और कई दफा ऐसा भी हुआ कि हमें 8.9% तक जो है वो ग्रोथ पाकिस्तान के अंदर देखने को मिली, बट वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं थी। क्यों? उसकी सिंपल रीजन ये कि वो आर्टिफिशियल तौर के ऊपर सारी की सारी ग्रोथ क्रिएट की गई थी। एक आर्टिफिशियल तौर के ऊपर इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी पाकिस्तान को बना दिया गया था, सिर्फ इस वजह से कि हम किसी तरीके से अपने जीडीपी को बढ़ता हुआ दिखा सके, हम अपने जीडीपी को इतना ज्यादा करके दिखा दें कि ऐसा लगे कि भाई इतनी जबरदस्त किस्म की हमारे पाकिस्तान ने ग्रोथ हासिल कर ली है। एक्चुअल में जो स्टेबलाइज्ड ग्रोथ होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट बेस्ड नहीं होती, वहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक साइकिल चलता होता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी छोटी है। इस छोटे साइज के अंदर छोटी सी भी अमाउंट अगर पुश कर दी जाए ना तो वो इकोनॉमी अचानक से बूम होती हुई नजर आने लग जाती है, जबकि आगे जाकर वो बूम अचानक से नीचे गिर जाता है। उसकी वजह ये है कि हम लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं गए, हमने ऐसे पॉपुलिस्ट डिसीजंस किए हैं जो कि लॉन्ग टर्म नहीं थे, बल्कि अवाम के अंदर अपनी बल्ले बल्ले करने के लिए थे कि ये बंदा जो है ना, ये बंदा बड़ा कमाल का काम करता है। अब हम लोगों ने खुद भी ये नहीं सोचा कि ये जो आदमी ये कमाल का काम कर रहा है, आखिर इस कमाल के काम के अंदर क्या ऐसा कोई कमाल है कि वो लॉन्ग टर्म के अंदर चल सके। आने वाले 50 साल का विजन आपको किस लीडर ने दिखाया है? कौन सा ऐसा आपके पास पॉलिसी मेकर है जिसने आपको आने वाले 50 साल का विजन दिखाया हो कि पाकिस्तान आने वाले 20 साल में, आने वाले 25 साल के अंदर हम यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं? ऐसा विजन आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? मुल्क जो होते हैं ना, उनका लाइफ स्पैन ये नहीं होता कि 2 साल 3 साल का लाइफ स्पैन, मुल्कों का लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है। और एग्जांपल यहाँ पर आप चाइना की ले लें तो चाइना अपनी जो प्लानिंग करता है वो आने वाले 50 साल की 100 साल की प्लानिंग करता है। क्या शी जिनपिंग जो कि प्रेसिडेंट है चाइना का, वो आने वाले 100 साल तक जिंदा रहेगा? बट ही हैज गॉट प्लान्स जो कि अगले 100 साल तक चलेंगे और अगले 100 साल तक उनसे चाइना को इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी। दैट्स कॉल्ड विजन। ये विजन की जरूरत है। हमें ऐसे पॉलिसी मेकर को देखना है, ऐसे पॉलिसी मेकर के पीछे चलना है, ऐसे पॉलिसी मेकर को हमने चूज करना है जिसके पास विजन हो फॉर एक्सपोर्ट, विजन हो फॉर फ्यूचर ग्रोथ। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।